साथ ही हम देखते हैं कि अगर रेडियो विजन को हम ये कहें कि ये एक इम्प्रोवाइज्ड टेलीविजन है, तो ये कहना गलत होगा। ये वास्तव में अपने आप में एक स्वतंत्र युक्ति है, जिसको एक आवश्यकता अनुसार लचीले तरीके से विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। तो रेडियो विजन शिक्षा के प्रचार प्रसार में अत्यधिक सहायक सिद्ध हुआ है और हो रहा है। बस आवश्यकता है शिक्षक को सचेत रहकर उस कार्यक्रम को प्रसारित करने की और उस पर ध्यान देने की। अगला जो मीन है वो है टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। इससे भी आप लोग अपरिचित नहीं है। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जिसके माध्यम से दो या दो से अधिक दूर स्थानों पर बैठे हुए व्यक्ति किसी चर्चा या परिचर्चा में भाग ले सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, दूसरों की बात सुन सकते हैं और इस प्रकार सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग एक बहुत अच्छी विधि है, विशेषकर दूरस्थ शिक्षा के लिए। तो क्यों? क्योंकि टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न जो दूरस्थ शिक्षा के केंद्र हैं, अगर किसी यूनिवर्सिटी के 200 स्टडी सेंटर्स हैं और वहां पर हम एक ही प्रोफेसर का व्याख्यान पहुंचाना चाहते हैं, तो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन 200 की 200 जो स्टडी सेंटर्स हैं उन पर व्याख्यान उसका पहुंचा सकते हैं। ना केवल व्याख्यान पहुंचा सकते हैं, बल्कि ऑनलाइन लाइव उन विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान भी किया जा सकता है। तो एक बहुत अच्छी टू वे कम्युनिकेशन प्रणाली है, जिसमें ना केवल एक तरफा संचरण होता है, सूचनाओं का संप्रेषण होता है, बल्कि द्विमार्गी संप्रेषण होता है। हम अपनी बात भी कह सकते हैं और दूसरों की बात तो सुनते ही हैं। इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में या शिक्षण अधिगम के क्षेत्र में टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का आजकल बहुत उपयोग हो रहा है और इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी बात अनेक विद्यार्थियों तक प्रेषित कर रहा है। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग प्रमुख रूप से 3 प्रकार की होती है: ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग। तीनों में अगर एक एक करके संक्षेप में हम बात करें तो जैसा कि नाम से पहले से पता चल रहा है, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आमतौर पर विभिन्न जो विद्यार्थी होते हैं, विभिन्न प्रोफेसर्स होते हैं, विभिन्न शिक्षक होते हैं, वो ऑडियो के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से एक दूसरे तक अपनी बात प्रस्तुत करते हैं, अपनी समस्याओं को समझते हैं और उनका समाधान लेते हैं। तो ये एक सिंपल मीन है, केवल टेलीफोन के माध्यम से, विभिन्न टेलीफोन लाइनों के माध्यम से विद्यार्थियों तक पहुंचने का जो हम आमतौर पर देखते हैं। तो ये सबसे पहले यही विकसित किया गया था। आमतौर पर हम पहले ऑडियो के माध्यम से ही, टेलीफोन के माध्यम से ही शिक्षकों से संपर्क में आते, विश्वविद्यालयों के संपर्क में आते और उनसे अपनी समस्याओं का समाधान लेते थे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, डिस्टेंस एजुकेशन के क्षेत्र में ये बहुत उपयोगी साबित हुआ और इसके माध्यम से एक यूनिवर्सिटी अपने विभिन्न विद्यार्थियों तक जुड़ने का प्रयास करती है, उनकी समस्याओं का समाधान देने का प्रयास करती है। लेकिन इसका जब और थोड़ा विकसित रूप आया, उसको नाम दिया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो अलग चीज आई वो ये कि वहां हम केवल सुन सकते थे, यहां हम प्रत्यक्षतः देख भी सकते हैं, अपनी बात उनके सामने रख सकते हैं और वो आपको ऐसा महसूस होता है कि फेस टू फेस अपनी समस्याओं का समाधान, आपकी समस्याओं का समाधान भी देते हैं। अभी रिसेंट घटना है, अभी आपने देखा कि नरेंद्र मोदी जी ने इसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगभग 10 करोड़ महिलाओं से संवाद किया, उनकी समस्याएं सुनी और अपनी दृष्टि से उनका क्या समाधान हो सकता है वो बताया। लेकिन वो राजनीतिक व्यू है, हम यहां पर बात कर रहे हैं शैक्षिक दृष्टि से। तो शैक्षिक दृष्टि से भी कोई भी यूनिवर्सिटी, विशेषकर ओपन यूनिवर्सिटी की अगर बात करें, तो ये ओपन यूनिवर्सिटीज इस वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न विद्यार्थियों से जुड़ती हैं। अपने स्टडी सेंटर्स पर इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है कि मेन जो यूनिवर्सिटी चैम्बर है वहां से विशेषज्ञों को बुलाया जाता है, विशेषज्ञों का पैनल बैठाया जाता है और उस पैनल के द्वारा उन विभिन्न स्टडी सेंटर्स पर उपस्थित विद्यार्थियों को संबोधित किया जाता है। पहले वो अपनी बात रख सकते हैं, इसके साथ साथ वो जो विद्यार्थी हैं वो अपनी समस्याएं उनके सामने रखते हैं और वो उनका समाधान करते हैं। तो इस प्रकार से ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सूचनाओं को पहुंचाने का और उनकी समस्याओं का समाधान करने का, जिसे आज बहुत बड़े स्तर पर प्रयोग भी किया जा रहा है। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग केवल ऐसा नहीं है कि एक विशेष क्षेत्र से संबंधित है, इसका अनेक क्षेत्रों में उपयोग किया जा रहा है और अनेक विद्यार्थियों तक इसके माध्यम से अपनी बात पहुंचाई जा रही है। इसका एक तीसरा प्रकार भी है,
कंप्यूटर टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। कंप्यूटर टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में आमतौर पर टेक्स्ट और ग्राफिक्स को विभिन्न व्यक्तियों तक, विभिन्न विद्यार्थियों तक कंप्यूटर के माध्यम से पहुंचाया जाता है। इसका एक सरल सा उदाहरण आप देखेंगे, ईमेल। ईमेल एक ऐसा अच्छा सा मीन है जिसके द्वारा आप विभिन्न प्रकार की टीचिंग मटेरियल को अनेक विद्यार्थियों तक, अनेक स्टडी सेंटर्स तक पहुंचाते हैं। हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि हम मेल के माध्यम से कितने ही डॉक्यूमेंट्स शेयर करते हैं, कितनी ही अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर हमें लगता है कि कोई अमुक प्रोफेसर है, उनसे आपको कोई समस्या का समाधान करना है, तो आप ईमेल के माध्यम से अपनी समस्या उन तक भेजिए, वो आपको तुरंत ही अपना समाधान उसके ईमेल के माध्यम से प्रेषित कर देंगे। तो ईमेल एक बहुत अच्छा मीन है अपनी एजुकेशनल समस्याओं को सुलझाने का। इस प्रकार से अनेक प्रकार के ग्राफिक्स, डॉक्यूमेंट्रीज, ये चीजें हम कंप्यूटर के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और आज विद्यार्थी इससे बहुत अधिक लाभान्वित हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मीन साबित हो रहा है कंप्यूटर वर्ल्ड की। तो आज आप देखते हैं कि प्रत्येक जगह कंप्यूटर की उपयोगिता आपके सामने स्वतः सिद्ध है, और ये शिक्षण प्रशिक्षण में या शिक्षण अधिगम में बहुत बड़ी भूमिका प्ले कर रहा है। इसके अलावा अगर अगली मीन की बात करें तो वो है सीसीटीवी, क्लोज सर्किट टेलीविजन, बंद परिपथ दूरदर्शन। बंद परिपथ दूरदर्शन दूरदर्शन का ही एक रूप लगता है। बंद परिपथ दूरदर्शन से पहले अगर हम बात करें एक साधारण टेलीविजन की, क्योंकि ये भी टेलीविजन का ही एक रूप है। साधारण टेलीविजन में क्या होता है कि सबसे पहले जो स्टूडियो होता है वहां पर प्रोग्राम को रिकॉर्ड किया जाता है। उसको रिकॉर्ड करने के बाद फिर ट्रांसमीटर द्वारा उसको रिले करते हैं, और इसके बाद जो टीवी एंटीना होते हैं वो उस प्रोग्राम को रिसीव करके टीवी तक दिखाते हैं। इस प्रकार का एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। लेकिन जब बात करते हैं बंद परिपथ दूरदर्शन की, तो यहां केवल विद्यार्थियों तक, छात्रों तक, केवल एक इंस्टीट्यूशन तक या कुछ इंस्टीट्यूशंस तक ही वो प्रसारण सीमित होता है। यहां प्रत्येक व्यक्ति के लिए वो प्रसारण नहीं होता, केवल विद्यार्थियों तक इस प्रसारण को सीमित रखा जाता है। जैसे हम किसी भी विश्वविद्यालय की बात करें तो विश्वविद्यालय अपने विभिन्न विभागों तक अपनी बात पहुंचाना चाहता है, तो वो इस क्लोज सर्किट टेलीविजन के माध्यम से पहुंचा सकता है। विद्यार्थियों तक बात पहुंचानी है तो वो इससे पहुंचाई जा सकती है। चूंकि इसका एरिया एक निश्चित है, फिक्स एरिया है, इसीलिए इसको नाम दिया जाता है क्लोज सर्किट टेलीविजन। आजकल हम देखते हैं कि सीसीटीवी कैमरास का प्रयोग बहुत अधिक होने लगा है। सीसीटीवी कैमरास के माध्यम से वो जो भी घटनाएं होती हैं वो रिकॉर्ड की जाती हैं, और उस कैमरा का एक पर्टिकुलर मॉनिटर से कांटेक्ट होता है, वहां पर वो सारी चीजें रिकॉर्डिंग होती रहती हैं। लेकिन यहां पर जरूरत होती है केबल लाइंस की। जो कैमरास होते हैं उनको केबल्स के माध्यम से जोड़ा जाता है, तो जितना बड़ा केबल नेटवर्क होगा उतनी दूर तक उससे संबंधित सूचनाएं पहुंचाई जा सकती हैं। अगर हम कॉमन सी बात करें तो सीसीटीवी आजकल हम हर जगह लगा देखते हैं, और इस सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से हम कितनी ही अधिक समाज में सुरक्षित महसूस करने लगे हैं। विभिन्न प्रकार की जो बड़ी इंपोर्टेड बिल्डिंग्स हैं वहां पूरी बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरों से वॉच किया जाता है, नजर रखी जाती है। जितने भी हॉस्पिटल्स हैं या मॉल्स हैं या रेलवे स्टेशन हैं या बस स्टैंड हैं, जितनी भी आप जगह देखेंगे आजकल तो ट्रैफिक सिग्नल्स वगैरह हैं, वहां हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, और वहां पर प्रत्येक एक्टिविटी नोट होती रहती है। और कई बार जब किसी दुर्घटना या किसी अनहोनी की शिकायत आती है तो उसकी तह तक जाने का काम उस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से किया जाता है। हम देखते हैं कई बार जब किसी मॉल में चोरी होती है तो उसका सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज खंगाला जाता है और उसके माध्यम से उस तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में यदि इसकी, तो इसके माध्यम से किसी एक विभाग में प्रसारित कार्यक्रम अगर हो रहा है तो उसको विभिन्न विभागों में इसके माध्यम से प्रसारित किया जा सकता है और उसको आसानी से सभी लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजेस की बात करें, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज की बात करें, तो उसमें जो भावी शिक्षक होते हैं, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिकाएं होती हैं, उनको शिक्षण कौशलों में फीडबैक मिलना बहुत आवश्यक होता है, और उस फीडबैक को देने में सीसीटीवी बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसके अलावा यदि मेडिकल स्टूडेंट्स की बात करें
उनको जब ट्रेनिंग दी जाती है और हमें किसी विशेष ऑपरेशन प्रक्रिया को उन्हें दिखाना है, लाइव दिखाना है, तो इसके माध्यम से ऑपरेशन थिएटर में जो सीसीटीवी कैमरा है उसको बाहर पूरे कक्षा में स्टूडेंट्स के सामने प्ले किया जा सकता है और उस ऑपरेशन की पूरी बारीकियां एक एक करके डॉक्टर जब देख कर रहे होते हैं तो स्टूडेंट उसको देखकर समझ सकते हैं। इस प्रकार से सीसीटीवी एजुकेशन के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण उपकरण साबित हो रहा है। अलग अलग टाइप के सीसीटीवी कैमरेज होते हैं, उनमें प्रत्येक जो छोटी से छोटी घटना है वो रिकॉर्ड होती रहती है और उसके माध्यम से आवश्यकता अनुसार उसको उपयोग किया जा सकता है। तो सीसीटीवी शिक्षक प्रशिक्षण या शिक्षण प्रशिक्षण में एक बहुत उपयोगी उपकरण है जो शैक्षिक तकनीकी ने हमें प्रदान किया है। अगला हम बात करेंगे इनसेट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट। 1983 में इस इंडियन नेशनल सैटेलाइट का प्रयोग कर एक साथ देश के विभिन्न भागों में टेलीविजन प्रसारण एक साथ प्रारंभ किए गए। इसके बाद यूजीसी ने शिक्षा के क्षेत्र में इस एजुकेशन प्रसारणों को इनसेट के माध्यम से प्रसारित करना प्रारंभ किया। छठी पंचवर्षीय योजना में यूजीसी ने लगभग 1000 इंस्टीट्यूशंस में टीवी सेट प्रोवाइड करवाए ताकि इसके जो इनसेट टेलीविजन है उसका लाभ विभिन्न विद्यार्थियों और शिक्षकों को हो सके। इनसेट के माध्यम से ऐसे भी कार्यक्रम प्रसारित किए गए जो उच्च शिक्षा में कार्यरत शिक्षक हैं उनमें भी उनका क्वालिटेटिव डेवलपमेंट हो सके, इसके लिए भी अनेक प्रोग्रामों का प्रसारण इस इनसेट के माध्यम से किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो इनसेट टेलीविजन है वो बच्चों, युवाओं, वयस्कों को एक अल्टरनेट एजुकेशन का अल्टरनेट प्रदान करने का बहुत बड़ा मीन साबित हुआ है। इसमें पहला जो ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया था इनसेट 1B, वो किसी कारणवश सफल नहीं हो पाया था। इसके बाद 1A, इनसेट 1B तो सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। इसके माध्यम से विभिन्न टेलीविजन प्रसारण अनेक विद्यालयों महाविद्यालयों में किए जा रहे हैं और इसी के साथ साथ इनसेट 1B जैसा कि आप देख रहे हैं यह है अनेक टेलीविजन आकाशवाणी प्रसारणों के माध्यम से विभिन्न विद्यार्थियों तक कार्यक्रम या शैक्षिक कार्यक्रमों को पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। इसके साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण उपग्रह है एजुसेट, जिसमें सबसे पहला एक ऐसा उपग्रह छोड़ा गया है हमारे इंडिया के द्वारा जो केवल और केवल शिक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये हमारे यहाँ पर शिक्षा में क्रांति लाने का वाहक सिद्ध हुआ है। इसके माध्यम से शिक्षा का जो क्षेत्र है उसमें बहुत अधिक तरक्की हो रही है। ये एक ऐसा मीन है जिसके माध्यम से एजुकेशनल प्रोग्राम्स को और अधिक अच्छे तरीके से विभिन्न इंस्टीट्यूशंस तक पहुंचाया जा रहा है। जब इसको लॉन्च किया गया 20 सितंबर 2004 को, इसके बाद से लगातार इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में इसने क्रांति लाने का प्रयास किया है। पूरी दुनिया में केवल एक यही ऐसा एजुसेट ही ऐसा उपग्रह है जो केवल शिक्षा की दृष्टि से अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है। इसकी अगर विशेषताओं की बात करें तो इसकी 3 महत्वपूर्ण विशेषता आपके सामने हैं। पहला, इसका बृहद नेटवर्क है, नेटवर्क का बहुत विशाल है। साथ में इसकी जो डेटा ट्रांसफर कैपेसिटी है वो बहुत उच्च है और साथ में अत्यंत सस्ती सेवा यह प्रदान करता है। प्रारंभिक स्तर पर यदि हम इससे लाभान्वित होना चाहें प्राइमरी क्लासेज या स्कूल स्तर पर, तो ऐसा मानते हैं कि केवल 40,000 रुपए खर्च करके इस प्रकार का क्लासरूम स्थापित किया जा सकता है जो हम एजुसेट से जोड़कर विद्यार्थियों को विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित कर सकते हैं। अगर हम विद्यालय महाविद्यालय में इससे लाभान्वित होना चाहें तो ऐसा बताते हैं कि केवल 2 लाख रुपए का खर्चा आता है और उसके द्वारा ये एजुसेट से विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम विद्यालय महाविद्यालय के विद्यार्थियों तक प्रसारित किए जा सकते हैं। इससे करीब 1.5 लाख कक्षाएं संचालित की जा सकती हैं। तो एजुसेट भारतीय शिक्षा में एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ है। तो ये कुछ प्रमुख हमने ऐसी युक्तियों की बात की जो हमारी टीचिंग को बहुत इफेक्टिव बना रहे हैं और शिक्षण के क्षेत्र में अत्यधिक गुणात्मक परिवर्तन लाने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। अगला स्टेप है अपनी इस यूनिट में मूल्यांकन एवं शैक्षिक तकनीकी। बात करते हैं मूल्यांकन क्या होता है।
तो आप जानते ही हैं कि किसी भी संस्था में मूल्यांकन सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। क्यों? क्योंकि यह एक निर्णयात्मक प्रक्रिया है। मूल्यांकन को हम एक निर्णयात्मक प्रक्रिया कह सकते हैं, जिसमें किसी विषय वस्तु की उपयोगिता के विषय में निर्णय लिया जाता है कि अमुक विषय वस्तु कितनी उपयोगी है, अगर नहीं है तो उसमें क्या सुधार की गुंजाइश है। ये सब निर्णय लिए जाते हैं। उस प्रक्रिया को नाम दिया गया है मूल्यांकन। शिक्षा के दृष्टि से देखा जाए तो शिक्षा में मूल्यांकन शैक्षिक उद्देश्यों पर आधारित होता है। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस स्तर तक हो पाई है, किस सीमा तक हो पाई है, इसी चीज को ध्यान में रखकर मूल्यांकन प्रक्रिया आयोजित की जाती है। या ये कह सकते हैं कि इस बात का पता जिस प्रक्रिया से चलता है उसे ही मूल्यांकन कहते हैं। मूल्यांकन के में आमतौर पर 3 बातों का निर्धारण किया जाता है। वो 3 बातों में पहला है कि किस शैक्षिक उद्देश्यों की किस सीमा तक प्राप्ति हुई है। सबसे पहले जो हमने उद्देश्य निर्धारित किए थे उनकी प्राप्ति किस सीमा तक हुई है। दूसरा, कक्षा में दिए जाने वाले अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे हैं। विद्यार्थियों को जो भी क्लासरूम में अधिगम अनुभव प्रदान किए गए वो कितने प्रभावशाली हैं, और इन अधिगम अनुभवों से विद्यार्थियों के व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ। ये तीनों पॉइंट मूल्यांकन प्रक्रिया का एक चक्र बनाते हैं और तीनों अपने आप में इंटर रिलेटेड हैं। इन तीनों में से यदि एक भी अधूरा है तो फिर मूल्यांकन प्रक्रिया अधूरी मानी जाएगी। इस बात से हम समझ सकते हैं कि किसी भी शैक्षिक प्रक्रिया में मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण चरण है, जो हमें बताता है कि हम अपने निर्धारित किए गए उद्देश्यों तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे। क्योंकि प्रत्येक शैक्षिक प्रक्रिया, प्रत्येक एजुकेशनल सिस्टम जो चलता है उसमें सबसे पहले कुछ एम निश्चित किए जाते हैं, कुछ उद्देश्यों को लेकर चला जाता है और उनको प्राप्त करना ही उस इंस्टीट्यूशन का या उस प्रणाली का लक्ष्य होता है। और उन उद्देश्यों की प्राप्ति की जांच करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसी को कहा जाता है मूल्यांकन। केवल यही नहीं कि वो उद्देश्य प्राप्त हुए कि नहीं, इसमें यह भी पता करते हैं कि वो उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुए, उनमें कहां कमी रही। उन कमियों को सुधारने के लिए भी मूल्यांकन प्रक्रिया के द्वारा पता चलता है कि हमारी ये कमियां रही और हमें इनको सुधार कर आगे प्रोग्रेस करना है, आगे फिर उसको वापस से अचीव करना है। ये सब हमें मूल्यांकन से ही पता चलता है। अगर मूल्यांकन प्रक्रिया की बात करें तो मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला है शिक्षण उद्देश्य, दूसरा है अधिगम अनुभव और तीसरा है व्यवहार में परिवर्तन। ये तीनों महत्वपूर्ण बिंदु इवैल्यूएशन प्रोसेस में पाए जाते हैं। तीनों में से तीनों ही एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं, अर्थात एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ता ही पड़ता है। डॉक्टर ब्लूम ने तो इन तीनों को एक त्रिभुज के तीनों कोनों पर रखकर इस प्रकार से प्रदर्शित किया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है शिक्षा की दृष्टि से वो होता है टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, शिक्षण उद्देश्य। बाकी भी जरूरी है, लेकिन पहले उद्देश्य क्लियर होंगे तभी हम अधिगम अनुभव दे पाएंगे, और अधिगम अनुभव देंगे तभी छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होगा। तो ये मूल्यांकन प्रक्रिया इन तीनों बिंदुओं के मध्य संचालित होती है। अगर हम बात करें मूल्यांकन प्रक्रिया के चरणों की, तो कुछ चरण जो मुख्य हैं वो आपके सामने नजर आ रहे हैं। पहला है उद्देश्यों का निर्धारण एवं परिभाषीकरण, दूसरा है अधिगम अनुभवों की योजना बनाना, तीसरा है विभिन्न उपकरणों के माध्यम से साक्ष्य प्रदान करना, अगला है मूल्यांकन युक्तियों की रचना करना, अगला है युक्तियों का प्रयोग और साक्ष्यों का एकत्रीकरण, और अंतिम है एकत्रित साक्ष्यों की व्याख्या करना। इन प्रत्येक स्टेप को जब हम क्रमबद्ध रूप से संचालित करते हैं तो हमारी मूल्यांकन प्रक्रिया संचालित होती है। आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले हमें उद्देश्य ही निर्धारित करने पड़ेंगे, उन उद्देश्यों को परिभाषित करना पड़ेगा कि आखिरकार हम चाहते क्या हैं हमारी शिक्षा प्रक्रिया से। इसके बाद जब ये हम कर लेंगे तो फिर हमको अधिगम अनुभवों का प्लान करना पड़ेगा। प्लान करने के बाद ही हम ये कर पाएंगे कि क्या क्या कब कब हमें कैसे कैसे करना है, कौन सी विधियां काम में लेती हैं, कौन से एड्स काम में लेने हैं, कितने पीरियड किस मेथड को यूज करना है, ये पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है। और इन प्लानिंग को दूसरे चरण में हमने लिया। इसके बाद फिर जो डिवाइसेस टूल्स होते हैं, बहुत सारे उपकरण होते हैं, उनके माध्यम से साक्ष्य एकत्रित किए जाते हैं। साथ में जो मूल्यांकन युक्तियां हैं जिनको हम
मानक युक्ति कहते हैं, चाहे उनको प्रश्न पत्र कहिए, चाहे और कोई युक्ति कहिए, उनकी रचना की जाती है। इसके साथ साथ फिर उनको प्रयोग किया जाता है और प्रयोग कर कर डेटा कलेक्ट किए जाते हैं। जो डेटा आते हैं उनकी लास्ट में व्याख्या करने पर हमें यह पता चलता है कि हमारे द्वारा निर्धारित किए गए उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं। ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसे कौन से उद्देश्य थे जो हमने निर्धारित तो किए लेकिन हम उन तक नहीं पहुंच पाए। इसके बाद फिर हम अपने पूरा सिस्टम जो हमने सेट किया है, एजुकेशन सिस्टम, उसमें चेंजेस करते हैं। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में आप समझते हैं 3 स्टेप काम करते हैं, जैसे अन्यों में होते हैं वो एजुकेशन में भी होते हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो इनपुट में और प्रोसेस में कहां हमारी कमी रही, ये पता चलता है इवैल्यूएशन से ही। आउटपुट हमारा तभी अच्छा होगा जब हमारा इनपुट और प्रोसेस दोनों अच्छे होंगे, और ये सब हमको मूल्यांकन के माध्यम से ही पता चलता है। इस प्रकार से हमारे शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में मूल्यांकन सबसे अधिक महत्वपूर्ण चरण है। मूल्यांकन की जो टेक्निक्स की बात करें तो उसमें अनेक टेक्निक्स हैं, जिनमें से कुछ एक आपको नजर आ रही हैं। पहला है ऑब्जर्वेशन, जिसको निरीक्षण कह सकते हैं, दूसरा रेटिंग स्केल, तीसरा है ओरल टेस्ट और अंत में रिटन टेस्ट। इन चारों को हम देखते ही हैं होते हुए। आमतौर पर जो सामान्य शिक्षण प्रशिक्षण में देखें या सामान्य स्कूल स्तर पर देखें तो 2 चीजें तो हमको नजर आती ही हैं, एक तो मौखिक परीक्षाएं और दूसरा लिखित परीक्षाएं। दोनों का ही अपना महत्व है, क्योंकि मौखिक परीक्षा से हमें पता चलता है कि विद्यार्थी ने किसी बात को कितना समझा है, उसकी अभिव्यक्ति की क्षमता डेवलप हुई कि नहीं हुई, वो अपनी बात को जो उसे आती है उसे वो बोल भी सकता है कि नहीं। इस बात का पता करने के लिए मौखिक परीक्षाएं ली जाती हैं। तो मौखिक परीक्षा के द्वारा एक शिक्षक ये पता करता है कि जो मैं चाहता था विद्यार्थी में बदलाव, वो क्या उसमें आ पाए। इसके साथ अगर हमें ये लगा कि विद्यार्थी में मौखिक रूप से परिपक्वता आ चुकी है, वो अच्छे से अपनी बात को एक्सप्रेस कर पा रहा है, बोल पा रहा है, लेकिन क्या वो अपनी बात को रिटन में दे सकता है, क्या उसको उतने अच्छे शब्दों में लिखना भी आ गया है, तो उसके लिए हमको लेनी पड़ती हैं लिखित परीक्षाएं। और लिखित परीक्षाएं मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं, एक तो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं और दूसरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ दोनों ही प्रश्नों की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। हम किसी एक को दूसरे से कम नहीं आंक सकते। हाँ, इतना जरूर है कि दोनों में कुछ ना कुछ कमियां हैं, लेकिन दोनों का होना अत्यंत आवश्यक है। निबंधात्मक परीक्षा से हमें यह पता चलता है कि किसी भी बच्चे का, किसी भी स्टूडेंट का ज्ञान कितना ब्रॉड है, वो अपनी बात को कितना अधिक विस्तृत रूप में लिख सकता है, कितना बृहद ज्ञान उसने जो प्राप्त किया है वो उसको एक्सप्रेस कर सकता है रिटन फॉर्म में। इस बात का पता लगाने का एक ही मीन है और वो है ऐसे टाइप टेस्ट या ऐसे टाइप क्वेश्चंस, उनके माध्यम से हम इस पता करते हैं। लेकिन कई बार ये जो निबंधात्मक परीक्षाएं होती हैं उनमें कुछ कमियां पाई जाती हैं। उनमें सबसे ज्यादा दिक्कत ये आती है कि इनकी विश्वसनीयता पर थोड़ा सा शक होता है, इसलिए क्योंकि अलग अलग शिक्षक जब एक ही प्रश्न को चेक कर रहे होते हैं तो कोई शिक्षक उसमें कितने नंबर देगा, कोई कितने नंबर देगा, कोई कितने नंबर देगा। तो यहाँ पर ये एक ही प्रश्न है, कोई सेम उत्तर है, लेकिन उसका ही अलग अलग जो शिक्षक हैं वो अलग अलग मार्किंग कर रहे हैं। तो ये एक छोटी सी इसकी कमी है। इस कमी को जो दूसरी टाइप की परीक्षाएं हैं, वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं, उनमें दूर कर दिया गया है। इसमें आराम से जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस प्रकार के बनाए जाते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिनका चाहे कोई भी शिक्षक मूल्यांकन करे उसका रिजल्ट सेम ही आएगा। इसके अलावा जो प्रमुख रूप से सूक्ष्म बातें हैं, किसी भी विषय वस्तु की सूक्ष्म बातें हैं, उनका मूल्यांकन करने का सबसे अच्छा तरीका वस्तुनिष्ठ परीक्षा ही है। तो इस प्रकार से आज हम जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देखते हैं वहां पर केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों का ही आयोजन होता है, क्योंकि इनमें किसी प्रकार की पक्षपात की गुंजाइश नहीं रहती। तो इस प्रकार से जो और दूसरे मेथड्स हैं वो जैसे ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण मेथड है, इसमें जो मूल्यांकन करता है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विद्यार्थियों के व्यवहार का निरीक्षण करता है और ये का प्रयास करता है कि जो व्यवहार वो विद्यार्थियों में लाना चाहता था वो किस हद तक आ पाया या नहीं आ पाया। तो वो उसको प्रत्यक्ष रूप से देखना पड़ता है और उसके लिए जो टेक्निक काम में लेनी पड़ेगी वो ऑब्जर्वेशन है। इसके साथ साथ कई बार हमें रेटिंग्स निर्धारित करनी पड़ती हैं कि कौन सा स्तर किस रेटिंग पर है। इसके पता करने के लिए एक अन्य टूल काम में लेते हैं, अन्य टेक्निक काम में लेते हैं, जो है रेटिंग स्केल। तो इस प्रकार से
मूल्यांकन के द्वारा या इन मूल्यांकन विधियों के द्वारा विभिन्न विद्यार्थियों के जितने भी पक्ष हैं उनका मूल्यांकन किया जाता है, शिक्षण प्रक्रिया के जितने भी पक्ष हैं उनका मूल्यांकन किया जाता है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि जो हमने उद्देश्य निर्धारित किए थे वो किस हद तक प्राप्त हुए हैं और उनमें अभी और कितना आगे कुछ करना बाकी है। तो किसी भी संस्था या प्रणाली के लगातार प्रोग्रेस के लिए, उस संस्था के विद्यार्थियों के लगातार प्रोग्रेस के लिए उनका मूल्यांकन किया जाना अत्यंत आवश्यक है और इसको बहुत ही सही तरीके से, निष्पक्षतापूर्ण तरीके से हमें करना चाहिए। तो ये हुआ एक और आपका टॉपिक इसका मूल्यांकन और शैक्षिक तकनीकी। अब इस यूनिट का जो अंतिम टॉपिक है वो है रिसोर्सेज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इसके बारे में बात करने से पहले अगर हम बात करें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की, तो उसमें शैक्षिक तकनीकी के विषय में एक नीति निश्चित की गई थी। उस नीति की प्रमुख लाइनें क्या थी, वो इस प्रकार हैं। शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग उपयोगी जानकारी के लिए, शिक्षकों के प्रशिक्षण और पुनः प्रशिक्षण के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए तथा कला एवं संस्कृति के प्रति जागरूकता और स्थायी मूल्यों के संस्कार उत्पन्न करने के लिए किया जाएगा। औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों ही प्रकार की शिक्षा में शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग होगा। जिन गांवों में बिजली नहीं है वहां पर प्रोग्राम चलाने के लिए बैटरी तथा सौर ऊर्जा पैक से काम लिया जाएगा। शैक्षिक तकनीकी के द्वारा मुख्य रूप से ऐसे कार्यक्रमों का निर्माण होगा जो प्रासंगिक हों तथा सांस्कृतिक रूप से संगत हों। इस उद्देश्य के लिए देश में विद्यमान सभी संसाधनों का प्रयोग किया जाएगा। ये लाइनें मेंशन हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के उपयोग के तहत। अब इन सब बातों के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न जो संस्थान हैं वो अपने दृष्टि से लगातार प्रयास कर रहे हैं। जितने भी क्रियान्वयन के लिए शैक्षिक तकनीकी के माध्यम से केंद्र एवं राज्य स्तर पर श्रव्य दृश्य चलचित्रों एवं फिल्म पुस्तकालय स्थापित किए गए, जिनके माध्यम से प्रक्षेपी एवं अप्रक्षेपी शिक्षण सहायक सामग्रियों के उपयोग को प्रोत्साहन मिलने लगा है। इसके साथ साथ जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां पर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज SIETs तथा केंद्रीय स्तर पर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी अर्थात CIETs ये विभिन्न आकाशवाणी तथा दूरदर्शन कार्यक्रम तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं जो विद्यार्थियों के स्तर को ध्यान में रखकर बनाए जा रहे हैं तथा उनका प्रसारण किया जा रहा है। इसके अलावा ऑडियो विजुअल रिसर्च सेंटर्स अर्थात AVRCs या एजुकेशनल मीडिया रिसर्च सेंटर्स अर्थात EMRCs ये ऐसे संस्थान हैं जो उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को अर्थात महाविद्यालय और विश्वविद्यालय लेवल के विद्यार्थियों के लिए टेलीविजन कार्यक्रमों का निर्माण कर रहे हैं और उन्हें उन तक पहुंचाकर उनको लाभान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही अन्य ऐसी संस्थान भी हैं जो इस प्रकार के कार्यक्रमों में या टेलीविजन कार्यक्रमों में, आकाशवाणी कार्यक्रमों को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिनमें टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस की भी महती भूमिका है। तो ये ऐसे संस्थान हैं जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के द्वारा विद्यार्थियों को लाभान्वित करने में लगातार प्रयास कर रहे हैं और गवर्नमेंट इस दिशा में लगातार प्रयासरत है कि किसी प्रकार से शिक्षा में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को लगातार बढ़ावा मिले और अधिक से अधिक एडवांसमेंट हमारी शिक्षा प्रणाली में आए। साथ ही सरल और सुगम तरीके से विद्यार्थी अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकें और उस ज्ञान का अपने जीवन में लाभ ले सकें। इसी क्रम में INSET 1B और EDUSET के माध्यम से विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए दूरदर्शन पर भी समय समय पर लगातार कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं और अब तो ऐसे टेलीविजन चैनल्स भी हैं जो पूरी तरह से जिन पर शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। तो ये सभी वो माध्यम हैं जिनके द्वारा अनेक विद्यार्थी इस दिशा में लाभान्वित हो रहे हैं। तो मित्रों, हमने इस प्रकार से अभी इस प्रश्न पत्र की 5वीं यूनिट समाप्त की है और पूरा पेपर आपके सामने जितना संक्षेप में हो सकता था डिस्कस किया है। धन्यवाद।